ब्लाउज मेहंदी लगाने वाली गरीब माँ बेटियों की सफलता। संपदा, संपदा जरा पानी तो देना। अजी आपको तो फिर से बहुत खांसी आने लग गई है। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। पानी पीते ही राकेश को थोड़ी राहत मिलती है। तभी उसके दोनों बच्चे 12 साल की रितु और 8 साल का चेतन राकेश का हाथ पकड़ लेते हैं। पापा पापा, आप ठीक तो है ना? इतनी तेज खांसी क्यों आती है पापा को? पापा, आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर हम मेला घूमने जाएंगे। पास में मेला लगा है जन्माष्टमी के उत्सव पर। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। हम जरूर मेला घूमने जाएंगे। अजी आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं चलते हैं? कब से आपको इतनी ज्यादा खांसी आ रही है? आखिर कारण तो पता चलेगा। अरे नहीं नहीं, मामूली खांसी है। गया था मैं डॉक्टर के पास, चिंता मत करो। अरे आज तुमने मालपुए बनाए हैं ना, जरा चखाओ तो सही। जी अभी लाती हूँ। चलो बच्चों, हाथ धो लो और खाने के लिए बैठ जाओ। जी माँ। फिर सब एक साथ खाना खाते हैं और अपनी नम आंखों से राकेश उनके हंसते हुए चेहरे देख रहा था, मानो कोई बात दिल में दबाए बैठा हो। 2-3 दिन गुजर जाते। रोज राकेश खांसता था और बड़ी मुश्किल से काम पर जाया करता था। उसे अपने काम के पैसे मिलते हैं, जिसे वो संपदा के हाथ में दे देता है। संपदा, ये मुझे पैसे मिले हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम और बच्चे अपने लिए नए कपड़े लेकर आ जाओ। उन्हें अच्छी अच्छी चीजें खिलाओ और मेरे सामने तुम श्रृंगार करके बैठ जाओ। अपनी गरीबी के कारण मैंने तुम्हें हर तीज त्योहार पर सादा रखा था, पर अब चाहता हूँ कि तुम्हारे हाथों में मेहंदी हो, मेरे प्यार की लालिमा हो। अजी आज तो आप बड़े अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं तो मैं जरूर करूंगी। आप इंतजार कीजिए, मैं अभी बच्चों को इन पैसों से चीज दिलाकर लाती हूँ। ये कहकर संपदा अपने बच्चों को बाहर ले जाती है, उन्हें नए कपड़े दिलाती है और समोसे जलेबी खिलाती है। खुद भी अपने लिए लाल साड़ी लाकर हाथों में मेहंदी लगाए श्रृंगार करके तैयार हो जाती है। पापा पापा, देखो हम कैसे लग रहे हैं। देखो पापा, मम्मा ने कितने अच्छे कपड़े दिलाए हमें। आपको भी हमारे साथ बाजार चलना चाहिए था। नहीं नहीं, तेरी मम्मी है ना, वो सब संभाल लेगी मेरे बिना। अजी दोबारा ऐसा कभी मत बोलना। आपके बिना मेरी तो जिंदगी ही नहीं है। अच्छा देखिए तो मैं कैसी लग रही हूँ, बताइए। अचानक आपने मुझे इतना सजने संवरने को कहा। मन कर रहा था तुम्हें ऐसे देखूं। हे भगवान, आपको इतनी ज्यादा खांसी क्यों आ रही है? फिर से मैं पानी लाती हूँ। संपदा मटके से पानी लेकर आती है। इतने में राकेश मुंह पर कपड़ा रखता है, जिससे उसके मुंह के कपड़े पर मुंह से काफी सारा खून निकल कर लग जाता है। वो बेहद नाजुक हालत में था। जैसे ही संपदा पानी लेकर आती है और अपने पति को ऐसी हालत में देखती है तो वो बहुत विचलित होकर रोने लगती है। अजी, अजी ये आपको क्या हो रहा है? ये खून मुंह से? चलिए डॉक्टर के पास चलिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। हाँ भाई, पापा को क्या हो रहा है? उनकी तबीयत इतनी खराब क्यों है? बच्चों, संपदा, मेरी चिंता मत करो। अब मेरे पास वक्त नहीं है। अब मैं अपने बच्चों को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हें उनका ख्याल रखना है और तुम भी अब अपने आंखों में आंसू मत लाओ। तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा देखने के लिए मैंने तुम्हें ऐसे सजने को कहा था। दरअसल मुझे 1.5 महीने से कैंसर की बीमारी है। डॉक्टर से मुझे पता चल गया था कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए अपने परिवार को खुश रखने के लिए मैंने ये सब किया। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हैं राकेश जी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। बच्चों का तो सोचिए। मुझे जाना होगा संपदा, मेरे बिना खुश रहना। इतना कहते ही राकेश चल बसता है। ये मंजर देखकर उसके बच्चे और पत्नी बुरी तरीके से टूट जाते हैं। संपदा तो बिल्कुल गुमसुम सी हो गई थी। 3-4 दिन बीत जाते हैं, उसे किसी चीज का होश नहीं होता। बच्चे उसे खाना और पानी भी पिलाते हैं, लेकिन राकेश के जाने से वो अपना सुध-बुध खो बैठी थी। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे माँ हमसे बात करे। वो तो हमारी बात सुन नहीं रही है। माँ, 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 पेट में बहुत दर्द हो रहा है, भूख लगी है। माँ माँ, चेतन रो रहा है, जरा उसे देखो। माँ तो अभी भी नहीं सुन रही है। मैं ही खाना बना लेती हूँ। फिर ऋतु चेतन के लिए खाना बनाती है तो गर्म बर्तन से उसका हाथ जल जाता है और बर्तन छूट जाता है। संपदा को अचानक से आवाज आती है और वो अपनी बेटी को देखती है। उसके ठंडे पानी से हाथ धुलाती है। हे भगवान, ऋतु बेटा, ये तूने क्या कर लिया? मुझसे कह देती। हम आपको 4 दिन से इतना कुछ बोल रहे हैं, पर आपने कुछ सुना ही नहीं। भाई को भूख लग रही थी, इसलिए मैं खाना बनाने खुद लग गई। माफ कर दो मेरे बच्चों, मैं तुम्हें अभी खाना बनाकर खिलाती हूँ। तुम्हारे पापा से किए वादे को मैं जरूर निभाऊंगी।
फिर संपदा अपने दोनों बच्चों को खाना बनाकर खुद अपने हाथ से खिलाती है, फिर उन्हें लोरी सुनाती है। कुछ दिन बीतते हैं। अपने पति के पैसों से वो जैसे तैसे खर्चा चला लेती है, लेकिन अब उसके पास पैसे नहीं थे। हे भगवान, दाल आटा चीनी सारा राशन खत्म हो चुका है। मुझे कोई काम करना चाहिए, पर मैं क्या काम करूं? मुझे कुछ आता भी तो नहीं है। अरे हाँ, मैं मेहंदी लगाती हूँ, वही सही रहेगा। वैसे भी शादियों का सीजन है। रितु बेटा, एक गत्ते पर लिख दे कि हमारे यहाँ हर प्रकार की मेहंदी डिजाइन लगाई जाती है, सिर्फ 100 रुपए में। जी माँ। संपदा के ऐसा कहने पर रितु गत्ते पर पैसे लिखकर तैयार कर देती है। फिर वो दोनों माँ बेटी और चेतन एक सड़क के किनारे बैठ जाते हैं, जिसे देखकर कुछ औरतें उसके पास मेहंदी लगवाने आती है। सुनो, मेरे बहुत अच्छे से डिजाइन बनाना। अच्छी तो रचेगी ना? हाँ, निश्चिंत रहिए, ये मेहंदी बहुत अच्छी रचेगी, क्योंकि मैंने इसे अपने घर पर ही उगाया है। फिर वो औरत मेहंदी लगवा कर चली जाती है, जिसके बाद एक कार से उतरकर निशा नाम की लड़की आती है। सुनो, मुझे बहुत बड़ी पार्टी में जाना है, तो मुझे काफी अच्छी मेहंदी लगानी है। कुछ नए तरीके की लगाओ। ऐसा करो, बैक पर लगा दो। ब्लाउज का डिजाइन लगना चाहिए। मेरा ब्लाउज डीप नेक है ना? जी मैडम, आप बैठ जाइए। 2 घंटे में मैं बहुत बारीक और अच्छे डिजाइन लगा दूंगी। माँ, डिजाइन की किताब पकड़ लेती हूँ, आप देखते रहना। चेतन, कहीं जाना नहीं, यहीं बैठना। ठीक है दीदी। कुछ देर में संपदा निशा के ब्लाउज को मेहंदी डिजाइन में तैयार कर देती है, जिसे देखकर निशा कहती है, अरे वाह, मेहंदी तो काफी ज्यादा सुंदर लग रही है। तुमने बहुत अच्छा मेहंदी का डिजाइन बनाया है। ये लो, खुशी से दे रही हूँ, 2000 रख लो। शुक्रिया मैडम। यकीन नहीं हो रहा, ब्लाउज डिजाइन बनाने के इतने पैसे मिले हैं। मैं अपने घर का राशन ला पाऊंगी, मेरे बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। फिर निशा जिस पार्टी में जाती है, वहाँ की सारी औरतें उसका ब्लाउज मेहंदी डिजाइन में देखकर काफी प्रभावित होती हैं, और निशा कुछ घंटों बाद वापस संपदा के पास आती है। सुनो संपदा, अच्छा डिजाइन बनाया है कि पूरी पार्टी में मेरी तारीफ हो रही है। मेरी 5-6 फ्रेंड है, उनके भी बिल्कुल अच्छा सा ब्लाउज डिजाइन बना दो। जी मैडम जी, अभी बनाती हूँ, पर थोड़ा अंधेरा हो रहा है, तो आप टॉर्च जला देना। हाँ, हो जाएगा। फिर संपदा एक एक करके उन 5 औरतों के मेहंदी डिजाइन बना देती है। वो काफी हद तक थक गई थी। उसके बच्चे भी भूखे थे, पर पैसों के लिए वो अंधेरे में भी 12 बजे तक सबके ब्लाउज डिजाइन करने लगती है, और उसके बाद फिर वो अपने घर लौटती है। अरे वाह, पहले दिन ही मेरे 11,000 रुपए इकट्ठे हो गए। सही कमाई हो जाएगी मेरी। देखो, मैंने कॉपी पर कितना अच्छा मेहंदी का डिजाइन बनाया है। मैं भी कल से लगाऊंगी आपके साथ। ठीक है बेटा। इस तरह रोज माँ बेटी मेहंदी का बोर्ड लगाकर स्पेशल ब्लाउज मेहंदी डिजाइन लगाती है। देखते ही देखते शादियों के सीजन में वो दोनों बहुत ज्यादा मशहूर हो जाती है। अब उन्हें सड़क पर बैठने की जरूरत नहीं थी, वो खुद ही शादी के इवेंट में जाकर मेहंदी लगाया करती थी। संपदा, 2 महीने में ही तुमने काफी ज्यादा ब्लाउज डिजाइन मेहंदी लगाकर अपना नाम कमाया है। तो अब एक कार्ड नंबर खुद की एक शॉप रखो, जहाँ लोग तुम्हारे पास आए, तुम्हें ना जाना पड़े। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, अपने बेटे को भी यही टैलेंट दो। तुम दोनों तो हो ही टैलेंटेड। जी जरूर। रेखा के कहने पर संपदा ऐसा ही करती है। अब वो एक बहुत बड़ी मेहंदी आर्टिस्ट थी, और सिर्फ वो नहीं, कुछ सालों बाद उसका बेटा और बेटी भी एक बहुत बड़े मेहंदी आर्टिस्ट बन गए थे। इस तरह गरीब माँ बेटी को मेहंदी ब्लाउज डिजाइन लगाने से काफी ज्यादा सफलता मिलती है, और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरे बहू, घर में दाल चावल रखे हैं, जा जाकर जल्दी से बना ले, बहुत जोरों से भूख लगी है। माँ जी, बना तो तब लूंगी जब घर के अंदर मसाले और तेल होंगे, लेकिन घर में तो कुछ भी नहीं है। अब मैं तुझे क्या बताऊं, इस दरोगा ने ना बहुत ज्यादा मेरा दिमाग खराब करके रखा है। सारा सारा दिन मैं मेहनत करती हूँ, लेकिन मुझे मेरी मेहनत का पैसा नहीं देता है। माँ जी, थोड़ी देर रुक जाइए, रूपक जी आते ही होंगे। आज वो लकड़ी काटने जंगलों में गए थे। लकड़ी काटने के बाद वो गांव में बेचकर आएंगे, तो उनके पास कुछ पैसे होंगे, उन्हीं से बाकी का सामान डलवा लेंगे। दोपहर से इंतजार करते करते शाम के 4 बज जाते हैं। तभी रूपक जंगलों से लकड़ियां काटने के बाद उन्हें बाजार में बेचकर वापस घर आता है। अरे बेटा, तू आ गया? चल, अच्छी बात है। सुबह से हम लोगों ने कुछ भी खाया नहीं है, तो पैसे तो कमा कर लाया है ना। रूपक का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था, और वो बहुत ज्यादा परेशान भी लग रहा था, जिसे देखकर उसकी पत्नी पूनम उसी से कहती है, अजी क्या हुआ? आपकी शक्ल इतनी उतरी हुई क्यों लग रही है? सब कुछ ठीक तो है ना? अरे क्या ठीक होगा,
तुम ही सोचो, अगर इतनी मेहनत करने के बाद सब कुछ अचानक से लूट जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। मैं सारी लकड़ियां बाजार में बेचने के बाद वापस घर की तरफ लौट रहा था, लेकिन रास्ते में जब मैं जंगल की तरफ से गुजर रहा था तो वहां पर कुछ गुंडों ने मुझे घेर लिया और मुझे बहुत मारा पीटा। देखो, मेरे हाथ पैरों पर चोट भी लगी है। उन लोगों ने मुझसे सारे के सारे पैसे छीन लिए। हे भगवान, लगता है आज का दिन तो बहुत ही ज्यादा खराब है। एक काम कर बहू, कुछ लकड़ियां जलाकर दाल चावल बना ले। उसके अंदर केवल नमक ही डाल लियो, लेकिन कुछ तो खाने के लिए होगा। अगर खाना नहीं मिला तो मैं भूख से मर जाऊंगी। नहीं माँ जी, मैं आपको मरने नहीं दूंगी। आप थोड़ा सा सब्र रखिए, मैं अभी खाना बनाती हूँ। पूनम ऐसे कहने के बाद फौरन चूल्हा जलाती है और उस पर चावल उबालने के लिए रख देती है, जिसके बाद वो इतने दाल को साफ करके धो लेती है। थोड़ी ही देर में चावल बन जाते हैं, जिसके बाद वो दाल चढ़ा देती है और उसे उबाल लेती है और उसके अंदर पड़ोस की काकी से मांगे हुए मसाले और नमक डाल देती है, जिसके बाद वो सभी सारा दिन भूखे रहने के बाद दाल चावल खाकर सोते हैं। सही कहा है किसी ने, ऊपर वाला भूखा उठाता तो है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। पूरे दिन भूखे रहने के बाद आखिरकार हमें रात को खाना मिल ही जाता है। समय नहीं लगेगा माँ, जैसे ही मुखिया से हमें हमारी जमीन मिल जाएगी तो हम उस पर खेती बाड़ी करेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। देखना, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। सभी लोग सो जाते हैं, जिसके बाद अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, रात के बचे कुछ दाल चावल खाकर वो सभी काम करने के लिए निकल जाते हैं। घर पर अकेली पूनम ही रह जाती है, जिसके बाद वो अपने हिस्से का दाल चावल खाने ही वाली होती है। तभी उसके दरवाजे पर एक भिखारी आ जाता है। उसे देखकर पूनम अपने हिस्से का खाना भी उसे ही दे देती है। इस प्रकार वो गरीबी को झेल रही थी। उन्हें दाने दाने की हैसियत बहुत अच्छे से मालूम थी, जिसके चलते एक दिन पूनम की पड़ोसन उसके पास आती है। अरे पूनम बहन, क्या बात है, आजकल तो दिखाई नहीं देती हो। अब क्या बताएं तुम्हें, घर के हालात ही ऐसे चल रहे हैं कि कहीं बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। अरे और तो और, लोगों का उधार इतना हो गया है कि घर के आंगन में बैठे तो लोग हमसे उधार मांगने आंगन में ही आ जाते हैं। और इसका मतलब है मैं सही समय पर आई हूँ। दरअसल तुम्हारे पति ने मुझे ये 10,000 रुपए दिए थे, ये पैसे मैं तुम्हें लौटाने आई हूँ। देखा, जो लोगों के साथ अच्छा करते हैं भगवान उनके साथ अच्छा जरूर करते हैं। आज तुम्हारे बुरे वक्त में ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे। मेघा पैसे देकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद पूनम उन पैसों को संभाल कर रख देती है और शाम को जैसे ही रूपक आता है उसे पैसों के बारे में बताती है। अरे हाँ, मैंने बहन को पैसे दिए तो थे उसकी जरूरत में, लेकिन मैं ही भूल गया था। चलो अच्छी बात है, आज हमारे बुरे वक्त में उसने अपने आप हमारे पैसे दे दिए। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तभी पूनम के दिमाग में ख्याल आता है, अजी हमारे घर में दाल चावल के अलावा और कुछ भी नहीं रखा, बाकी सारा राशन खत्म हो गया और फिर ये पूरे 10,000 रुपए हैं। अगर हम चाहें तो इन पैसों की मदद से खुद का कोई काम खोल सकते हैं। खुद का काम जैसे कि? अरे हमारे पास हमारे खेतों का निकला हुआ इतना सारा दाल चावल पड़ा हुआ है, हम तो अकेले इतना बना भी नहीं पाते। मैं सोच रही थी क्यों ना हम अपने आंगन में ही दाल चावल बेचने का काम शुरू कर दें। सुबह के समय बहुत से मजदूर लोग जो हैं वो भूखे प्यासे ही घर से निकल जाते हैं। उन लोगों के लिए हम बहुत ही कम दाम में दाल चावल बेचेंगे। दाल चावल तो घर का ही है, बस मसाले के पैसे लगेंगे। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। हाँ बहू, ये तो हमने पहले कभी सोचा ही नहीं था। अब हमारे पास थोड़ा पैसा है तो हम उसे ही कामयाब करने की कोशिश करते हैं, वरना तो ये सारा पैसा हमारे घर के राशन पानी में ही खत्म हो जाएगा। रूपक और पुष्पा दोनों ही पूनम की सलाह पर सहमत होते हैं, जिसके चलते रूपक तो कमाने के लिए बाहर निकल जाता है। घर पर पुष्पा और पूनम ही रह जाते हैं। वो दोनों बाजार से जाकर कई प्रकार के मसाले लेकर आते हैं और अपने आंगन में बड़ा सा चूल्हा बनाकर उसके ऊपर बड़े बड़े बर्तनों में दाल चावल बनाना शुरू कर देते हैं। पूनम की एक खास बात थी कि वो दाल चावल बहुत अच्छा बनाया करती थी। उसके दाल चावल की खुशबू से पूरा गांव महक उठता है। हाँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दाल चावल के अंदर से। ऐसा लग रहा है जैसे अभी मेरी लार टपक जाएगी। दोनों सास बहू मिलकर दाल चावल बनाती हैं और लोगों को बेचने के लिए आवाज लगाना शुरू करती हैं। दाल चावल ले लो, दाल चावल, दाल चावल ले लो, दाल चावल, ताजा ताजा दाल चावल। पूनम की आवाज लगाने पर गांव के कई सारे मजदूर लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और सस्ते में दाल चावल खरीद कर खाने लगते हैं।
दाल चावल का इतना अच्छा स्वाद था कि सब लोग बार बार दाल चावल खाते हैं, जिसके चलते पूनम और पुष्पा दोनों के खूब पैसे बन जाते हैं। अरे वाह माँ जी, देखो तो सही हमने कितने सारे पैसे कमा लिए। आज देखा, हमारी थोड़ी सी मेहनत ने आज कमाल कर दिया। हाँ बहू, ये सब तेरी अक्लमंदी की वजह से हुआ है, नहीं तो मैं और मेरा बेटा तो उन पैसों को ऐसे ही खर्च कर देता। उन पैसों का अभी तक कोई अता पता भी नहीं चलता। अरे माँ जी, पैसा ही तो है, पैसे को कमाते हैं। अब आप देखते जाइए आगे आगे हम कितना पैसा कमाने वाले हैं। इस काम में रूपक भी उनकी बहुत मदद करता है। वो आंगन में ही एक टेंट लगाकर उन्हें ढाबा खोल कर दे देता है। जहाँ तो वो एक मेज पर दाल चावल बेच रही थी, अब उनके पास उनके ही घर के आंगन के सामने एक खुद का ढाबा होता है, जिसमें वो दाल चावल बेचने का काम करती हैं। उनका दाल चावल का काम बहुत अच्छा चलता है और इसी के चलते एक दिन शहर से एक आदमी गांव आता है। उसे बहुत तेज भूख लगती है, जिसके चलते वो दाल चावल खाने सास बहू के ढाबे पर रुक जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी दाल चावल है। इतना स्वादिष्ट दाल चावल तो मैंने कभी नहीं खाया। मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता हूँ। मैं दरअसल केटरिंग का काम करता हूँ। उमेश दोनों सास बहू को अपना कार्ड दे देता है, जिसके बाद दोनों सास बहू अब बहुत बड़ा ऑर्डर बनाना शुरू करते हैं। उनका ऑर्डर गांव से सीधा शहर पहुंचता है। शहर में जब लोग उनके हाथों के दाल चावल खाते हैं तो लोगों को उनके हाथ के दाल चावल बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। इसी के चलते वह अब बड़े बड़े ऑर्डर लेने लगते हैं। कुछ ही समय में वो फर्श से अर्श पर आ जाते हैं और उनकी सारी परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं, जिसके बाद वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।